आज की वीडियो में हम बात करेंगे डायलिसिस असल में होता क्या है, मशीन ब्लड को कैसे क्लीन करती है, क्या डायलिसिस पेनफुल होती है, एक सेशन कितनी देर चलता है, क्या डायलिसिस के बाद पेशेंट नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकता है, क्या वो काम कर सकता है, ट्रैवल कर सकता है और नॉर्मल खाना खा सकता है, और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या डायलिसिस ज़िंदगी भर करवानी पड़ती है। ये वो सवालात हैं जो डायलिसिस शुरू होने पर ऑलमोस्ट हर पेशेंट और फैमिली के जहन में आते हैं, लेकिन अक्सर इनका जवाब सिंपल और क्लियर अल्फाज में नहीं मिलता। इसलिए आज की वीडियो में हम डायलिसिस को बिल्कुल सिंपल ज़ुबान में समझेंगे। हमारे सेहतमंद गुर्दे रोज़ाना हमारे पूरे ब्लड को 30 मरतबा फ़िल्टर करते हैं। इस प्रोसेस में गुर्दे ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट्स, एक्स्ट्रा फ्लूइड और जहरीले मादे निकालते हैं। लेकिन जब गुर्दे फेल हो जाते हैं और ब्लड को फ़िल्टर नहीं कर पाते तो डायलिसिस ये काम उनकी जगह करती है। डायलिसिस एक मशीन या फिर स्पेशल मेडिकल प्रोसेस है जो ब्लड को फ़िल्टर करता है, या तो बॉडी के बाहर मशीन के ज़रिए या पेट के अंदर मौजूद पेरिटोनियम के ज़रिए। यानी सिंपल अल्फाज में डायलिसिस गुर्दों को ठीक नहीं करती, सिर्फ गुर्दों के उस फिल्टरिंग फंक्शन को रिप्लेस करती है जो अब वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते। किडनी ट्रांसप्लांट किडनी फेलियर का सबसे करीबी ट्रीटमेंट है जो ख़राब गुर्दे की जगह एक हेल्दी किडनी प्रोवाइड करता है। लेकिन जब ट्रांसप्लांट पॉसिबल ना हो तो डायलिसिस पेशेंट को ज़िंदा रहने और अपनी लाइफ कंटिन्यू करने में मदद करती है, और कुछ पेशेंट्स डायलिसिस पर कई सालों हत्ता के डेकेड्स तक ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें समझाऊंगा। डायलिसिस की डिफरेंट टाइप्स, डायलिसिस सेशन में असल में क्या होता है और डायलिसिस पर पेशेंट की ज़िंदगी कैसी होती है। अब जब डायलिसिस का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो नेचुरली अगला सवाल ये है कि डायलिसिस की डिफरेंट टाइप्स कौन सी हैं और इनमें क्या फ़र्क है। डायलिसिस के हवाले से 3 इंपॉर्टेंट ऑप्शन समझना ज़रूरी हैं: हीमोडायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट। सबसे पहले बात करते हैं हीमोडायलिसिस की, जो दुनिया में डायलिसिस की सबसे कॉमन टाइप है। इसमें पेशेंट का ब्लड जो है वो बाजू में लगाई गई नीडल्स के जरिए बॉडी से बाहर निकाला जाता है। फिर ये ब्लड डायलिसिस में जाता है जहां एक आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन के जरिए ब्लड को फिल्टर किया जाता है और फिर साफ ब्लड वापस पेशेंट की बॉडी में चला जाता है। इसके लिए आमतौर पर बाजू में रगों का एक खास कनेक्शन बनाया जाता है जो डायलिसिस के लिए इस्तेमाल होता है। इस रास्ते या कनेक्शन को फिस्टुला कहा जाता है। फिस्टुला में एक आर्टरी और वेन को सर्जिकली ज्वाइन किया जाता है और इसे डायलिसिस के लिए रेडी होने में आमतौर पर 6 से 8 हफ्ते लगते हैं। हीमोडायलिसिस अक्सर हफ्ते में 3 मरतबा होती है और हर सेशन तकरीबन 4 घंटे का होता है और इस प्रोसीजर को डायलिसिस सेंटर में किया जाता है। लेकिन हर पेशेंट को डायलिसिस सेंटर जाना ज़रूरी नहीं होता। इसका एक होम बेस्ड ऑप्शन भी है जिसे पेरिटोनियल डायलिसिस कहा जाता है। इसमें हमारे पेट के अंदर मौजूद एक नेचुरल मेम्ब्रेन जिसे पेरिटोनियम कहते हैं फिल्टर के तौर पर काम करती है। इसके लिए पेट में एक बारीक नाली लगाई जाती है और इस नाली को कैथेटर कहा जाता है। फिर एक स्पेशल डायलिसिस फ्लूइड पेट में डाला जाता है। ये फ्लूइड कुछ घंटे पेट के अंदर रहता है और ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट्स और एक्स्ट्रा फ्लूइड को एब्जॉर्ब करता है। इसके बाद ये फ्लूइड ड्रेन कर दिया जाता है। ये ट्रीटमेंट पेशेंट या फिर पेशेंट का ख्याल रखने वाला घर में कर सकता है। कुछ पेशेंट्स इसे दिन में तकरीबन 4 मरतबा मैनुअली करते हैं, जबकि कुछ पेशेंट्स रात को मशीन के जरिए ट्रीटमेंट लेते हैं। इसका फ़ायदा यह है कि पेशेंट को ज़्यादा फ्रीडम मिल जाता है, लेकिन हाइजीन बहुत स्ट्रिक्ट रखनी पड़ती है क्योंकि इन्फेक्शन, ख़ास तौर पर पेरिटोनाइटिस, सीरियस कॉम्प्लिकेशन बन सकती है। अब तीसरा ऑप्शन है किडनी ट्रांसप्लांट। लेकिन याद रखें, ट्रांसप्लांट डायलिसिस की एक टाइप नहीं है, लेकिन ये बेस्ट लॉन्ग टर्म ऑल्टरनेटिव है। इसमें एक सेहतमंद गुर्दा जो जिंदा किसी घर के शख्स से या फिर वफातशुदा किसी शख्स से मिल सकता है, सर्जरी के जरिए मरीज के पेट के निचले हिस्से में लगाया जाता है। फिर इस गुर्दे को ब्लड वेसल्स और मसाने के साथ कनेक्ट किया जाता है। अक्सर ट्रांसप्लांट के बाद नया गुर्दा फिल्टरिंग का काम शुरू कर देता है, लेकिन ट्रांसप्लांट के बाद भी पेशेंट को लाइफ लॉन्ग इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन लेनी पड़ती हैं ताकि बॉडी नए गुर्दे को रिजेक्ट ना करे। तो अब आप डायलिसिस के मेन ऑप्शन समझ गए हैं, लेकिन एक और सवाल है जो नए डायलिसिस पेशेंट को सबसे ज़्यादा डराता है। डायलिसिस सेंटर में 4 घंटे के सेशन के दौरान असल में क्या होता है। सबसे पहले पेशेंट डायलिसिस सेंटर में पहुँचता है और उसका वेट चेक किया जाता है। इस वेट को पेशेंट के ड्राई वेट से कंपेयर किया जाता है, यानी वो टारगेट वेट जब बॉडी में एक्स्ट्रा फ्लूइड ना हो। दोनों वेट्स के दरमियान जो फ़र्क होता है उससे डायलिसिस टीम को अंदाज़ा होता है कि इस सेशन में कितना एक्स्ट्रा फ्लूइड रिमूव करना है। इसके बाद पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है और पेशेंट एक रिक्लाइनिंग चेयर या फिर पीछे झुकने वाली कुर्सी पर बैठ जाता है। इसके बाद फिस्टोला यानी बाजू में आर्टरी और वेन को जोड़कर जो रास्ता बनाया गया था उसमें आमतौर पर 2 नीडल्स लगाई जाती हैं, एक ब्लड को बॉडी से बाहर मशीन तक ले जाने के लिए और दूसरी फिल्टर ब्लड को वापस बॉडी में लाने के लिए। अगर पेशेंट के पास अभी फिस्टोला रेडी नहीं है तो टेम्परेरी कैथेटर
गर्दन या चेस्ट में यूज़ की जा सकती है। ज़्यादातर पेशेंट्स के लिए नीडल लगाना सेशन का सबसे अनकंफर्टेबल हिस्सा होता है। इसके बाद आमतौर पर डायलिसिस के दौरान कोई सिग्निफिकेंट पेन नहीं होती। अब अगले तकरीबन 4 घंटे मशीन ब्लड को कंटिन्यूसली फिल्टर करती रहती है। ब्लड मशीन में तकरीबन 300 से 400 ml पर मिनट की स्पीड से फ्लो करता है। डायलिसिस मशीन के अंदर हज़ारों बहुत बारीक होलो फाइबर्स होते हैं जो एक आर्टिफिशियल किडनी की तरह काम करते हैं। ये ब्लड से यूरिया, क्रिएटिनिन, पोटाशियम, फॉस्फेट और एक्स्ट्रा फ्लूइड को रिमूव करने में मदद करते हैं। इस 4 घंटे के सेशन के दौरान पेशेंट का खून मशीन के फिल्टर से कई मरतबा गुजरता है। इस वक्त पेशेंट आमतौर पर सो सकता है, टीवी देख सकता है, बात कर सकता है या फिर फ़ोन यूज़ कर सकता है। बस जिस बाजू में नीडल्स लगी होती हैं उसे ज़्यादा मूव नहीं करना होता। लेकिन डायलिसिस के दौरान कुछ पेशेंट्स को आर्जी साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर टांगों में मसल क्रैम्प्स हो सकती हैं या फिर ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से चक्कर आ सकते हैं या मतली हो सकती है और कभी कभी सर दर्द भी हो सकता है। ये अलामात अक्सर तब ज़्यादा महसूस होती हैं जब बॉडी से फ्लूइड जो है वो बहुत तेज़ी से रिमूव हो रहा हो। डायलिसिस नर्सेज इन अलामात को मॉनिटर और मैनेज करती हैं, लेकिन कुछ हफ्तों तक पेशेंट को इस प्रोसीजर की आदत हो जाती है और फिर कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता। अब जब 4 घंटे का फिल्टरिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो सेशन ख़त्म होने की तरफ आता है। मशीन ब्लड को वापस पेशेंट की बॉडी में रिटर्न करती है, फिर नीडल्स रिमूव की जाती हैं और फिस्टुला की जगह पर 10 से 15 मिनट तक प्रेशर दिया जाता है और फिर इसके बाद पेशेंट का ब्लड प्रेशर दोबारा चेक किया जाता है और पेशेंट का वेट भी दोबारा मेजर किया जाता है ताकि कन्फर्म किया जा सके कि जितना फ्लूइड रिमूव करना था उतना ही हुआ है। कुछ पेशेंट्स डायलिसिस के बाद थकान महसूस करते हैं, जबकि कुछ पेशेंट्स को टॉक्सिन और एक्स्ट्रा फ्लूइड रिमूव होने के बाद कुछ घंटों में बेहतरी महसूस करते हैं। लेकिन डायलिसिस सिर्फ 4 घंटे गुजारना नहीं है, इस ट्रीटमेंट का असर पेशेंट की पूरी डेली लाइफ पर होता है। तो अब देखते हैं कि डायलिसिस के साथ रोज़मर्रा की ज़िंदगी असल में कैसी होती है। हीमोडायलिसिस आमतौर पर हफ्ते में 3 दिन होती है, जैसे मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, या फिर ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। हर सेशन तकरीबन 4 घंटे का होता है। अगर डायलिसिस मिस हो जाए तो बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट्स और एक्स्ट्रा फ्लूइड जो हैं वो डेंजरस लेवल तक जमा हो सकते हैं। इसलिए डायलिसिस का सेशन मिस करना सिर्फ एक मुश्किल ही नहीं बल्कि सेहत के लिए सीरियस रिस्क हो सकता है। डायलिसिस के साथ डाइट में भी काफ़ी चेंजेस करनी पड़ती हैं। दिन भर में पानी और दूसरी तरह चीज़ें जैसे चाय, दूध, जूस और सूप की मिकदार को तकरीबन 1 से 1.5 लीटर तक रोज़ाना महदूद किया जा सकता है, लेकिन एग्जैक्ट मिकदार पेशेंट की हालत और डॉक्टर के मशवरे पर डिपेंड करती है। पोटाशियम वाले फूड्स जैसे केला, टमाटर, आलू और खजूरों को भी लिमिट करना पड़ सकता है। इसी तरह फॉस्फेट वाले फूड्स जैसे दूध से बनी अशिया, नट्स और कोला ड्रिंक्स को भी कंट्रोल करना पड़ सकता है और साल्ट को भी लिमिट किया जाता है। पाकिस्तान में ये एडजस्टमेंट कुछ फैमिलीज़ के लिए मुश्किल होती है क्योंकि हमारी सोशल लाइफ में खाना बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। लेकिन डायलिसिस का मतलब ये भी नहीं कि पेशेंट अपनी सारी नॉर्मल एक्टिविटीज़ छोड़ दे। बहुत से डायलिसिस पेशेंट अपनी हेल्थ के मुताबिक काम कंटिन्यू कर सकते हैं। हीमोडायलिसिस पेशेंट को डायलिसिस वाले दिन वर्क स्केड्यूल एडजस्ट करना पड़ सकता है, अदरवाइज नॉर्मल डेज में वो नॉर्मल तरीके से काम कर सकता है। लाइट फिजिकल एक्टिविटी भी इनकरेज की जाती है, जबकि बिल्कुल इनएक्टिव रहना ओवरऑल हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद नहीं होता। और एक कॉमन सवाल, क्या डायलिसिस पेशेंट ट्रैवल कर सकता है? जी हाँ, ट्रैवल पॉसिबल है, लेकिन प्लानिंग ज़रूरी होती है। अगर हीमोडायलिसिस पेशेंट किसी एक शहर से दूसरे शहर तक जाना चाहता है तो डेस्टिनेशन पर डायलिसिस सेंटर में सेशन पहले से अरेंज करना होता है। इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए भी डायलिसिस सेंटर के साथ एडवांस कोऑर्डिनेशन ज़रूरी होती है। पेरिटोनियल डायलिसिस पेशेंट को अक्सर ज़्यादा ट्रैवल फ्लेक्सिबिलिटी मिल सकती है क्योंकि वो अपना डायलिसिस सेटअप और रिक्वायर्ड सप्लाई साथ ले जा सकते हैं। लेकिन डायलिसिस का एक पहलू ऐसा भी है जिसके बारे में कम बात होती है। डायलिसिस पेशेंट में डिप्रेशन और एंजाइटी कॉमन हो सकती हैं। रोज़ाना ट्रीटमेंट का स्केड्यूल, फूड रेस्ट्रिक्शंस, इंडिपेंडेंस में कमी, फिस्टोला की वजह से बॉडी इमेज चेंजेस और फैमिली पर डिपेंडेंस, ये सब इमोशनली बहुत चैलेंजिंग होता है। इसलिए फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और पेशेंट की देखभाल करने वाले अफराद को भी अपनी जहनी और जिस्मानी सेहत का ख्याल रखना चाहिए क्योंकि डायलिसिस के मरीज़ की देखभाल करना खुद को भी थका देने वाला और मुश्किल हो सकता है। और आखिर में एक इम्पॉर्टेंट बात, डायलिसिस मेडिसिन को कम्प्लीटली रिप्लेस नहीं करती। डायलिसिस गुर्दों के फिल्टरिंग फंक्शन को रिप्लेस करती है, लेकिन गुर्दों के तमाम हार्मोनल फंक्शंस को रिप्लेस नहीं करती। इसीलिए बहुत से पेशेंट्स को ब्लड प्रेशर मेडिसिन, एनीमिया के लिए ईपीओ इंजेक्शंस, फॉस्फेट बाइंडर्स, विटामिन डी सप्लीमेंट्स और डायबिटीज़ या हार्ट डिजीज़ की मेडिसिन कंटिन्यू करनी पड़ सकती हैं। अब आप समझ सकते हैं कि डायलिसिस सिर्फ एक मशीन के सामने 4 घंटे बैठने का नाम नहीं, ये एक कंप्लीट ट्रीटमेंट रूटीन है। डायलिसिस शुरू करना किसी भी पेशेंट और उसकी फैमिली के लिए ज़िंदगी के सबसे डरावने लम्हों में से एक हो सकता है, लेकिन मेरी उम्मीद है
कि आज इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने होने के बाद शायद ये सफ़र आपको थोड़ा कम डरावना महसूस हो। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो 5, 10, हत्ता के 15 या फिर इससे भी ज़्यादा सालों से डायलिसिस पर हैं। वो काम कर रहे हैं, अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी पूरी तरह जी रहे हैं। हाँ, डायलिसिस के साथ ज़िंदगी में एडजस्टमेंट ज़रूर करनी पड़ती है, डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है और सबसे बढ़कर पेशेंट के आसपास मौजूद लोगों की सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपके घर में या आपके किसी जानने वाले को डायलिसिस का सामना है तो इस वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर करें। यहीं तक थी आज की वीडियो। अगर वीडियो यूज़फुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।